नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी, राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए, आज हम कुछ नया लेके आए हैं। सर जी, क्या नया है आपके लिए? देखिए, क्या हुआ है, अभी रिसेंटली 30 तारीख को, यानी कि 30/9, ठीक है, 30 सितंबर 2023 को बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। सर जी, बीपीएससी का मतलब, अब जो हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी है, जो भी हिंदी बेल्ट के एस्पिरेंट्स हैं, उनको पता होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं, जो एमसीक्यू आपको सीधे सीधे यूपीएससी में भी काफ़ी फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। हमने स्टैटिक पोर्शन से कुछ एमसीक्यू उठाए और आज हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे कि सर जी, यूपीएससी के साथ साथ जो भी स्टेट पीसीएस होता है, यह स्टेट पीएससी के दोनों के एमसीक्यू आपको एक ही सब्जेक्ट के थ्रू मिल जाएंगे। मतलब आप जो जीएस पढ़ रहे हो, उस जीएस में से आपके यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस भी कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी में पूछे गए कुछ चुनिंदा एमसीक्यू, ठीक है। चलिए, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बार बता दें कि आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं देखा है, कि जहां पे हमारा डेली करंट अफेयर्स पीवाईक्यूज एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, उस चैनल में अभी 100 डेज हो चुके हैं, ठीक है। तो आप वहां पे जाइए, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और कोई सजेशन देना चाहते हो तो kairosupsc@gmail.com पे भी आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी तो आप सबको पता है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू हम देखते हैं क्या पूछा है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लीड टू। इंडिया में बाबर आने के साथ क्या हुआ? पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। क्या हमारे भारतीय महाद्वीप में गन पाउडर को इंट्रोड्यूस किया गया था? दूसरा, इंट्रोड्यूस ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब कि ये जो ऐसे डोम वाला जो सेक्शन रहता है, ठीक है, देखिए, ऐसा जो डोम वाला जो स्ट्रक्चर रहता है, क्या इसको बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था? तो नहीं, इसको हमें पता है कि भैया दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी हमें ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा तो सीधा सा गलत है। चलिए, अब जैसे ही मुझे पता चला मेरा दूसरा गलत है, तो मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है करेक्ट वाला। तो करेक्ट वाले के लिए बी तो ऑप्शन आने वाला नहीं है, सी भी ऑप्शन आने वाला नहीं है, ठीक है। अब या तो मेरा 3 और 4 दोनों सही होगा, या तो फिर कोई भी सही नहीं है। इसका मतलब पहला वाला भी मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा सेंटेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन। यस, बाबर जो था, यह बाबर किसका वंशज था? यह था तैमूर का वंशज था, ठीक है। तो तीसरा सेंटेंस सही है। चौथा, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वॉरफेयर। यस, वो जो आपकी ऐसे 2 पहियों वाली जो तोप होती है, उस तोप में से जो गोले निकलते हैं, उसका इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था? बाबर ने किया था। लेकिन जो गन पाउडर था, वो गन पाउडर का इस्तेमाल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले से हो रहा था, ठीक है। तो पहला गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको पूछा था अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए, अष्टप्रधान किनके काउंसिल थे? इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, इन द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन और इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, तो अष्टप्रधान आपको पता है किसमें था? अष्टप्रधान था ऑप्शन बी, मराठा में था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लोग कौन थे और उनका काम क्या था, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, साइड में नोट्स लिखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अष्टप्रधान है उसको याद करके लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, आपको यह एंशियंट हिस्ट्री में से एमसीक्यू पूछा हुआ है। फाइयान वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा। अब हर्षा था कब में? 7th में,
7th सेंचुरी में, ठीक है। और फाहियान आया था कब, वो आया था 5th सेंचुरी में, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया गलत। दूसरा, ह्यूएन सांग वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II। अब ये जो था ये आया था कब, 7th सेंचुरी में, और चंद्रगुप्त जो था यह शासन कर रहा था 5th सेंचुरी में। तो असल में इन लोगों ने क्या किया है, फाहियान का नाम उठा के ह्यूएन सांग डाल दिया है और ह्यूएन सांग का नाम उठा के फाहियान डाल दिया है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस कैसे हमारे इनकरेक्ट है, ठीक है। और हमें पूछा है करेक्ट, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। देखिए आपको कई बार मैंने बताया है कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड ऑप्शन नहीं है कि भैया ABCD में यहाँ पे 1 ओनली आएगा, यहाँ पे 2 ओनली आएगा, यहाँ पे बोथ आएगा और यहाँ पे नन आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले उन्होंने क्या दिया बोथ 1 and 2, दूसरे में दिया ओनली 2, तीसरे में दिया ओनली 1 और चौथा तो हमारा एज इट इज नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव आया है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि भैया कभी भी बिना पढ़े कोई ऑप्शन टिक मार्क नहीं करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले MCQ की ओर। आपको क्या दिया है, आपको जोड़ दिया है, आपको पेयर बनाना है। चरक है, ब्रह्मगुप्त है, वरामिहिर है, विशाखादत्त है, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स, मेडिसिन, प्लेराइट यानी कि क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं नाट्य बोलते हैं, ठीक है। और उसका दूसरा एक ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए आपको बताना है इनमें से सही कौन है। तो इतना तो आप सबको पता होगा कि चरक है, चरक का नाम जुड़ा हुआ है किसके साथ, मेडिसिन के साथ। चलिए तो मेरा A के साथ 2 जॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो A कटा, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी कटा, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी कटा, यहाँ पे है हाँ यहाँ पे है, ठीक है। चलो तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब बाकी की इंफॉर्मेशन भी हम देख लेते हैं। बाद में लिखा है B1 का मतलब क्या हुआ, ब्रह्मगुप्त जो है ये ब्रह्मगुप्त है हमारे मैथमेटिशियंस, ठीक है। और आपको पता होगा कि ब्रह्मगुप्त जीरो के इस्तेमाल के लिए उनकी बुक्स जानी जाती है। नेक्स्ट उसके बाद है C4 का मतलब वरामिहिर जो है, ये वरामिहिर कौन थे, यह थे एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन है D3 यानी कि विशाखादत्त है, वो कौन है, प्ले राइटर है। आपको पता होगा कि उन्होंने मुद्रा राक्षस करके एक क्या लिखा था, नाट्य लिखा था, ठीक है। तो यह MCQ UPSC के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए एक और देख लेते हैं। Which of the following statement about the vernacular press act और करेक्ट बताना है, किसके रिगार्डिंग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे शासन कर रहे थे तो हमारे यहाँ पे जो भी प्रेस था उसको काफी प्रेशराइज किया गया था, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हमें यह बताया है कि एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, उसको इनेक्ट किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो यह बात कैसी है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देते हैं, इट कैम टू बी नाउन एज अ गैगिंग एक्ट। अब देखिए इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कई लोग बोलते हैं, कई प्रूफ ऐसे बताते हैं कि सर जी जो 1857 में प्रेस को कब किया गया था उसी को बोलते हैं गैगिंग एक्ट। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया ये जो 1880s के आसपास जो यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था उसी को कहा जाता है गैगिंग एक्ट, ठीक है। तो यह डिपेंड्स ऑन BPSC कि वह लोग इसको क्या कहते हैं, सही कहते हैं या गलत कहते हैं, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। तो ये बात सबको पता है कि इसको किन्होंने रिपील किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। तो पहला और तीसरा तो दोनों सही है। अब इस हिसाब से आप एग्जाम में लॉजिक लगाने जाए तो आपको C ऑप्शन टिक मार्क करना था। लेकिन अगेन बोल रहा हूं, गैगिंग एक्ट के बारे में काफी कंफ्यूजन है, ठीक है। अगर किसी के पास इसका ऑफिशियल सोर्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड मायो, ठीक है। ये मायोनीज वाले मायो नहीं है, ये लॉर्ड मायो है। जो मायो का रेजोल्यूशन था 1870s का, उसके रिगार्डिंग करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। चलिए पहला सेंटेंस, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप डेट बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंस फाइनेंसिस, ठीक है। तो सेंट्रल और प्रोविंस के फाइनेंस के बारे में अगर इसको फर्स्ट स्टेप कहा जाता है तो यह काफी कैसा कहा जाएगा, यह काफी एम्बिग्यूएट कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज। तीसरा, इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी। और चौथा ऑप्शन है, इट
फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल और स्टेट का जो फाइनेंस है उसको तो काफ़ी बाद में 1919 में बजट में क्या किया था, बाइफरकेट किया था। तो हमारा पहला सेंटेंस हम गलत कहते हैं, पहला जैसे ही गलत करते हैं वैसे ही हमारा ए कटा, हमारा सी कटा और हमारा डी कटा, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, हमने काफी बार इसको करंट अफेयर्स में देखा है। ठीक है, तो आपको इस सवाल का जवाब एकदम अच्छे से आना हो चाहिए। पहला, द गंगेटिक रिवर डॉल्फिन हैज कैटेगराइज एज एंडेंजर्ड। क्या यह एंडेंजर्ड है? तो यह बात कैसी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इट डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। यह कैसी होती है, ब्लाइंड होती है, तो ये बात भी सही है। तीसरा, नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इकोलोकेशन। ठीक है, तो यह क्या करते हैं, यह अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ से भेजते हैं, यह वेव्स भेजते हैं। ठीक है, और सामने जो दूसरी उनकी स्पीसीज होती है यही उसको कैप्चर करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। एक और देख लेते हैं उसका चौथा ऑप्शन, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो आपको याद रखना है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है उसका नाम क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन है। तो यहाँ पे चारों सेंटेंस कैसे हो गए, चारों सेंटेंस सही हो गए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहले देख लेने का, हमें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, तो चारों हमारा सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। चलिए चलते हैं आगे। Rich placer deposit of gold are found on the Ghana coast and gold bearing veins are found in Brazil। देखिए एसर्शन पूछा है कि जो रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है वह हमें मिलते हैं कहाँ पे, घाना की कोस्ट में, और जो गोल्ड बियरिंग वेन्स होते हैं वो हमें मिलते हैं ब्राज़ील में। चलिए ठीक है, और उसका रीजन दिया गया है कि एट सब पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर अलोंग द एटलांटिक कोस्ट। देखिए क्या हुआ है कि इस हिसाब से जो अफ्रीका है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा अफ्रीका बड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, और इस हिसाब से क्या है, इस हिसाब से है क्या बोला जाता है, ये हो गया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये हो गया अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो ब्राज़ील का कोस्ट है वो यहीं पे आता है, क्या यहीं पे आता है घाना का कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड बियरिंग हमें मिल रहे हैं, उसका रीज़न ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये डिवाइड नहीं हुआ था तो ये दोनों एक साथ एटलांटिक कोस्ट के ऊपर थे। तो यहाँ पे पहला सही दूसरा सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है कि भैया दोनों सही है, और यह कैसा है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं, यह हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए को काट के ऑप्शन डी जो है उसको सही करना है। ठीक है, देखिए बीपीएससी में एक चीज़ इस बार ज़्यादा कॉमन देखने को मिली है कि जो आपके ऑप्शन के जो सेटिंग्स थे, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा जो थे, उनमें काफ़ी उन लोगों ने ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन देख लो, यही क्वेश्चन जल्दी जल्दी में मैं ऑप्शन ए टिक मार्क के आ जाता, क्योंकि यूपीएससी जब भी पूछती है तो क्या कहती है कि भैया दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन पूछती है कि दोनों सही है लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरे और चौथे में सही और गलत बताते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखने जाए तो आंसर ए आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में आपको ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। Which one of the following is the world richest region from a marine biodiversity? किसके बारे में बात कर रहा है, मरीन बायोडाइवर्सिटी। Perspective comprising 21 island। देखिए 21 island with estuaries, beaches, forest of the near shore environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and mangroves। चलिए अब यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे ही कौन सा रिचेस्ट रीजन है जो यह सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओगे। ठीक है, आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर जी क्या आएगा। ठीक है,
देखिए आपके लिए मैं थोड़ा आसान कर देता हूं कि भैया यहाँ पे पूछ रहे हैं 21 आइलैंड है, ठीक है। अब आइलैंड है तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में तो आइलैंड मिलेंगे नहीं, तो हमारा ए कट गया। ऑप्शन बी है सुंदरबन, ऑप्शन सी है नीलगिरी, तो नीलगिरी भी तो आएगा नहीं क्योंकि नीलगिरी भी तो हमारा कैसा है, ऑन द लैंड है, तो यहाँ पे सी भी कट गया, ठीक है। एक ऑप्शन बचा आपका सुंदरबन और दूसरा बचा आपका गल्फ ऑफ मन्नार। चलिए आप बताइए यहाँ से क्या सुंदरलैंड आएगा, सुंदरबन आएगा या फिर गल्फ ऑफ मन्नार आएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका सही आंसर क्या आएगा। चलिए चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। ज़्यादा दिक्कत वाले क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बहुत आसान से ही सवाल मैंने आपको पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बढ़िया सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि भैया जो भी हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ मान लीजिए कैंसर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, थोड़ा ज़्यादा आ गया, बाहरी की ओर ही है, ठीक है। तो हमारा जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये दोनों यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, वो तो सबको पता होगा कि कहाँ पे करते हैं, कोरिया डिस्ट्रिक्ट, और फिलहाल देखने जाए तो कौन से स्टेट में आएगा, छत्तीसगढ़ में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या पूछा है कि वो रीजन कौन सा है, ठीक है, और उसका प्लेट्यू कौन सा लगता है। तो आपके सामने ऑप्शन है मालवा, बाघेलखंड, बुंदेलखंड या नन ऑफ द अबव। चलिए तो कौन से जगह पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। देखें कितना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा तो आपको यह MCQ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट्यू है वह है आपका बघेलखंड, उसके बाद में यहाँ पे जो प्लेट्यू आता है वह होता है बुंदेलखंड, और यहाँ पे जो प्लेट्यू आता है यह होता है मालवा रीजन, ठीक है। तो याद रखिएगा मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। चलिए नेक्स्ट MCQ पूछ रहा है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए पहला सेंटेंस, लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले हमने जब रवांडा और युगांडा के बारे में हमने बात किया, तभी अच्छे से हमने लेक विक्टोरिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो देखा होता तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स प्लस मिल जाता, ठीक है। चलिए क्या पूछा है कि भैया ये जो लेक विक्टोरिया है यह दुनिया की तीसरे नंबर की सरफेस एरिया ज़्यादा वाली लेक है। तो यह सेंटेंस कैसा है, यह सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तीसरा नहीं भैया, ये तो दूसरा ही है। पहला वाला कौन सा है? चलिए पहला वाला है हमारा USA के अंदर, ठीक है। USA और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे 5 झील है। उस 5 झील में से एक झील है जो कैसा नंबर रखता है, फर्स्ट नंबर लगता है, ठीक है। चलिए एक काम कीजिए, आप उसका नेम हमें कहाँ पे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आपको भी तो पता चले कि भैया मुझे कितना आता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। ये बात तो सबको पता है कि भाई जो विक्टोरिया लेक है यह अफ्रीका की एक अच्छी वाली, बड़ी वाली, ज़्यादा ग्रेट वाली लेक है, ठीक है। तीसरा, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, टांजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यह सिर्फ कितने कंट्रीज है, 3 कंट्रीज को टच कर रहा है। तो तीसरा सेंटेंस भी हमारा गलत हुआ। चौथा, द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज द नाइल रिवर। यहाँ से क्या निकलती है, नाइल रिवर, ठीक है, विच एग्जिस्ट द लेक नियर जिंजा, युगांडा के पास में। तो हमें ये चौथा सेंटेंस है यह सही है। हमें क्या पूछा है भैया, इनकरेक्ट पूछा है। तो हमारा आंसर आएगा 1 और 3, मतलब कि ऑप्शन सी जो है 1 और 3, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग हीट वेव। चलिए हीट वेव किसको कहा जाता है? हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीच एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस मोर इन प्लेन। क्या प्लेन में 30 डिग्री? नहीं भैया, क्या आएगा, प्लेन में आएगा हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। तो पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीच एटलीस्ट हिली रीजन। अरे भैया हिली रीजन में कितना आएगा,
चलिए बताइए क्या आएगा हिली रीजन में? हिली रीजन में आएगा 40 नहीं, वहां पे आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। चलिए हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है करेक्ट वाला, और सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, नाइदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। फिर से जोड़ दिया है, और जोड़ के साथ आपको क्या है? आपको बताना हुआ है एक्सप्लोरर, और एक्सप्लोरर के साथ साथ बर्थ प्लेस। ठीक है, चलिए पहला क्रिस्टोफर कोलंबस। चलिए बताइए कोलंबस कहाँ का था? सर जी अमेरिका का। अरे नहीं भैया, अमेरिका का नहीं था। अमेरिका की तो उन्होंने क्या किया था? शोध किया था। ठीक है, क्या आएगा उसका सही आंसर? उसका सही आंसर आएगा कि ये बंदा था इटाली का। कहाँ का था? इटाली का था। ठीक है, तो ए के साथ 3 जुड़ेगा। क्या यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो ये कटा। यहाँ पे है? हाँ जी, यहाँ पे है। यहाँ पे भी नहीं है, तो ये भी हमारा सी कट गया। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। एक आता है हमारा जैक्स कार्टियर, उसके बाद आता है सर फ्रांसिस ड्रेक। ये वही ड्रेक है जिन्होंने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वहां पे नीचे जो आपका क्या है, यह एंटार्क्टिका है, ये हमारा हो गया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंटार्क्टिका। ठीक है, तो ये जो पैसेज है उसको कहा जाता है क्या? उसको कहते हैं ड्रेक पैसेज। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। और लास्ट वाला जो है वो फर्डिनेंड मैगेलन। अब मैगेलन का नाम भी तो आप सबको पता ही होगा। तो ये जो मैगेलन है, यह मैगेलन बंदा है कहाँ का? यह है पोर्टुगल का। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे वास्को दी गामा नहीं डाल दिया है, आपको ऐसे ही नाम दिया हुआ है को जो जिसके बारे में आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन पता हो। ठीक है, हालांकि यह एमसीक्यू कैसा कहा जाता है? मीडियम कहा जा सकता है। ठीक है, हालांकि यह ज़्यादा स्टेटिक हो गया है, लेकिन एज अ बीपीएससी के लेवल के हिसाब से इतना तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि बच्चों को इतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अब डी जो है, डी के साथ 1 जुड़ा होना चाहिए। भैया यहाँ पे है? नहीं है, तो हमारा बी कटा। यहाँ पे है? ये है। ठीक है, तो ये सही है, ये भी सही है। अब इसको भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि बी के साथ 4 जुड़ा है, यानी कि जो कार्टियर है, यह कार्टियर कहाँ का है? फ्रांस का है। और जो ड्रेक है, यह ड्रेक कहाँ का है? ड्रेक है यूके का है। ठीक है, तो C2 और B4 यानी कि ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है? द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। भैया एसटी का दर्जा के लिए आपको क्या बताना चाहिए? इंडिकेशन ऑफ प्रिमेटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, शाइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, और बैकवर्डनेस एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो यह चारों की चारों कैसी है? इनफ है किसी को एसटी का दर्जा देने के लिए। ठीक है, तो हमें पूछा है करेक्ट वाला, तो ऑप्शन डी जो है यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 42nd अमेंडमेंट। चलिए क्या बताना है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था उसके रिगार्डिंग यह 4 सेंटेंस दिए हैं। पहला, टू एडेड 3 वर्ड्स प्रीएम्बल, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। क्या इसके थ्रू सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी ऐड किया था? जी हाँ, प्रीएम्बल में आज तक सिर्फ एक ही बार हमने ऐड किया है ये 3 वर्ड। ठीक है, तो ये बात हमारा सही है। ठीक है, दूसरा, इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, 8 थोड़ी ना आएगा, सबको पता है कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, और बाद में हमने उसमें एक ज्वाइंट करके कितना किया था? 11 किया था। तो दूसरा वाला मेरा सेंटेंस गलत है। तीसरा, इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट इज आर्टिकल 39A। यस, आर्टिकल 39A अमेंड किया था। आर्टिकल 43A, यस, उसको भी अटेंड किया था। एंड आर्टिकल 47। अरे नहीं भैया, आर्टिकल 47 तो हमारे कहाँ पे था? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि नहीं? बताइए, था ना? हाँ, तो फिर उसको ऐड कैसे कर सकते हैं? अगर ऐड किया होता तो 47 के अगल बगल में ऐसा ए लिखा होता ना, सब सेक्शन ऐड किया होता। पूरा का पूरा नया ही थोड़ी ना उन्होंने ऐड किया था। तो हमारा जो तीसरा सेंटेंस है ये भी गलत है। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर। तो यह बात सही है कि हमारे प्रेसिडेंट को एम्पावर किया है।
तो चौथा सही है, पहला सही है। हमें क्या पूछा है इनकरेक्ट। देखिए करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो दूसरा और तीसरा यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी। ठीक है, बैंक करप्सी रिफर टू अ फाइनेंस स्टेटमेंट इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी इज अनेबल टू पे ऑफ द डेब्ट्स एंड दे बिकम ड्यू। भैया जिसके पास पैसा होता है, पैसा नहीं होता है और वो पे नहीं कर सकता, उसी को हम कहते हैं तो बैंक करप्सी। ये बात पहला सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस, इंसॉल्वेंसी रिफर टू अ लीगल प्रोसेस वेयर द एसेट्स ऑफ द डेब्टर आर लिक्विडेटेड और रीऑर्गेनाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटेड। ये बात भी सही है कि जो भी डेब्टर्स होता है उसकी जो एसेट्स होती है उसको लिक्विडेट करके जिन्होंने उसको कर्जा दिया है उसके लिए हम उसको लिक्विड करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस सही है। तीसरा, बैंक करप्सी इज अ स्टेट वेयर इज इंसॉल्वेंसी इज द कंक्लूजन। ये बात भी सही है कि बैंक करप्सी जो होता है यह एक ऐसा स्टेट है और उसका सॉल्यूशन इंसॉल्वेंसी के थ्रू हम लेके आते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड हम लेके आए हैं। ठीक है, उसके पहले हमारे पास क्या था, सरफासी एक्ट, जो भी अभी भी काम पे लगा हुआ है। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस भी हमारा सही है। चौथा, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी। किसकी बॉडी बात कर रहा है, रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी प्रोसीडिंग्स। देखिए ये बात थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, हालांकि यह ओवरसी कर रहा है लेकिन यह रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है इतना मुझे लगता नहीं है। तो हमें पूछा है करेक्ट वाला, मेरे ख्याल से चौथा सेंटेंस गलत आएगा। 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। देखिए PLI स्कीम काफी समय से बनी हुई है और इसको अब करंट नहीं, इसको अब क्या मान लेना पड़ेगा, आपको स्टेटिक मान लेना पड़ेगा। चलिए पहला, द स्कीम ऑफर अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर एंड attract large investment in mobile phone manufacturing and specified electronic components। यस, इससे हमें क्या लाना है, हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट लेके आना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, द स्कीम हैज 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट नेमली ग्लोबल कंपनी एंड डोमेस्टिक। नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं, हमारे लिए सब बराबर, सब कैसे है, इक्वल है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत हुआ। तीसरा देखते हैं, the scheme should extend an average incentive of around 8% on net incremental sale over base year of goods manufactured in India and covered under the target segment to eligible companies for a period of 6 years। देखिए ये पहले चीज आपको एक ही सेंटेंस में 2 डेटा दिया है और दोनों के दोनों डेटा कैसा है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, बोथ आर रॉन्ग। वाई, बिकॉज 8% नहीं है, वहाँ पे कितना है, बताया गया था कि भैया 4 से 6% हम आपको इंसेंटिव देंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो 6 साल लिखा है यह भी गलत है क्योंकि यह दिया है कितना, 5 साल के लिए। ठीक है, तो 4.6% इंसेंटिव और साथ साथ 5 साल, ये दोनों की वजह से हमारा तीसरा सेंटेंस गलत हुआ। चौथा देख लेते हैं, The target segment under PLI should include laptops, tablet, all in PC, server, ultra small form factors, USFF। तो ये सारी चीज़ें सही है। चलिए, तो पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो इसी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2 and 3 आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम। चलिए स्वामित्व स्कीम के बारे में बताना है। स्वामित्व स्कीम आपको पता होगा कि वो पंचायती राज मिनिस्ट्री की स्कीम है जो क्या करती थी, गांव में जो भी हमारा अलग अलग खेत खलियान है, किसी की जो प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को ओनरशिप देने के लिए यह स्कीम लेके आए थे पंचायती राज मिनिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, चलिए पहला, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइन। देखिए यहाँ पे ही गलत कर दिया उन्होंने, क्या पूछ लिया, माइन पूछ लिया। तो भैया अभी बताया किसकी है, पंचायती राज मिनिस्ट्री की है, तो पहला सेंटेंस गलत हो गया। चलिए क्या पूछा था हमें पूछा है इनकरेक्ट, मतलब कि इनकरेक्ट में हमारा पहला तो आएगा ही आएगा, तो जहाँ पे पहला नहीं है उसको काटो, तो हमारा बी कट गया और साथ साथ में हमारा डी भी कट गया। अब पहला हमारा कैसा है, पहला हमारा गलत है,
तीसरा और चौथा ही गलत है, इसका मतलब हमारा दूसरा जो है यह तो बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। कोर्स मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब क्रॉस क्या है हमें पता नहीं है, इसके लिए दूसरा सेंटेंस देखना पड़ेगा कि दिस स्कीम सीक्स टू ग्रेड जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोर्स नेटवर्क टू बेंचमार्क द लोकेशन एंड प्रोवाइड्स 5 सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्स दिया है उसी कोर्स का यहाँ पे क्या दिया है, फुल फॉर्म दिया है कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब ये कोर्स जो है यह कोर्स हमारा अलग है, लेकिन जो हमारा स्वामित्व स्कीम का कोर्स है उसका फुल फॉर्म अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स आता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, हम देखने जाए तो कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। क्या आएगा, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन आएगा। ठीक है, और जो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है यह किसी और कंटेक्स्ट में कोर्स आता है, तो हमारा तीसरा सेंटेंस गलत है। ठीक है, चौथा सेंटेंस, द स्कीम इज रिफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेड एरिया बाय मैपिंग लेड पार्सल यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। यस, यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रोन उड़ाना है और देखना है किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चौथा सही है, पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही है। चलिए पहला और चौथा हमारा कैसा है, गलत है। सॉरी, पहला और हमारा तीसरा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए कितना बढ़िया सा एमसीक्यू आपके कॉन्सेप्ट को पूछ रहा है। क्या पूछा है कि भैया फॉलोइंग फैक्टर्स में से बता दीजिए पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के बारे में बताना है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। अब सर जी स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखिए स्टैगफ्लेशन ऐसा एक प्रोसेस है जहां पे आपकी इकोनॉमी कैसी हो जाती है, एकदम स्टक हो जाती है। मतलब कैसे कि देखिए आपको मैं इतना बता रहा हूं कि स्टैगफ्लेशन में आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है कि पहला जो ग्रोथ होता है यह ग्रोथ कैसा होगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, यह अनएम्प्लॉयमेंट कैसा हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो इन्फ्लेशन रहता है यह इन्फ्लेशन भी आपका कैसा होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे आपका सेंट्रल बैंक इजी मनी पॉलिसी नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि आपको ग्रोथ कम है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। देखिए ग्रोथ को ज़्यादा लाना है तो आप पैसा ज़्यादा बांटोगे, और पैसा ज़्यादा और सस्ता बांटोगे तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो ऑलरेडी हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। ठीक है, और इन्फ्लेशन होने के बावजूद हमारे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। आपको पता होगा एक लाफर कर्व करके हमने देखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। चलिए उसी के रिगार्डिंग हम पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला क्या है कि भैया हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अभी बताया इन्फ्लेशन कैसा होता है, हाई होता है, तो पहला सही है। दूसरा डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही, क्या बताया, ग्रोथ कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है तो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं, तो जिसकी मदद से क्या होगा, इंडस्ट्री में रिसेशन आ जाएगा। तो तीसरा सेंटेंस भी सही है क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। ठीक है, चौथा एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग रिडक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखिए क्या होता है कि इससे हमारा जो रूपी है ये रूपी कैसे हो जाएगा, रूपी हमारा स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग रूपी होने के साथ साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है यह एक्सपोर्ट कैसा हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है, लो हो जाता है। तो चौथा भी सही है। चलिए चारों सेंटेंस सही है। हमें क्या पूछा है, करेक्ट वाले पूछा है, तो जिसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 एंड 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देख रहे हो कितने बढ़िया से आपको यूपीएससी पीसीएस की दोनों के कंबाइंड स्टडी हो रही है। नेक्स्ट, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि FER ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए आरबीआई की तिजोरी में किन किन की चीजों को रखा जाता है यही पूछा है।
पहला फॉरेन करेंसी एसेट्स, तो ये तो हम रखते ही है, पता है, डॉलर रखते हैं, जापानीज येन रखते हैं, पाउंड रखते हैं, ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा गोल्ड, भैया उसके बगैर तो इंडिया का कोई तिजोरी खाली नहीं होगा, तो दूसरा भी सही है। तीसरा एसडीआर, ये बात भी सही है। एसडीआर क्या है, याद कीजिए, आईएमएफ, ठीक है, तो तीसरा भी सही है। और चौथा है रिजर्व ट्रांसपोजिशन, तो ये भी हमारा सही है। तो 1 2 3 4 चारों सही है। हमें पूछा है करेक्ट, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। चलते हैं आगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स, देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, वी ऑल ह्यूमंस आर रिसोर्सिस ऑफ अवर नेशन, ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक बंदा कब काम में आएगा, यह बंदा तभी काम में आएगा जब उसके पास क्या हो, उसके पास स्किल हो, उसके पास क्या हो, उसके पास लिटरेसी हो, ठीक है, उसके पास क्या हो, उसके पास अच्छे से काम करने की ट्रेनिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट बताना है। पहला, इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। दूसरा, इंक्रीजिंग द नॉलेज। तीसरा, इंक्रीजिंग द स्किल लेवल्स। चौथा, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो चौथा जो सेंटेंस है यह सब चीज को इंक्लूड कर रहा है, इसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन सी है ओनली 4, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजंस ऑफ द फेलर ऑफ द रिवोल्ट 1857। चलिए 1857 का जो हमारा विप्लव था वह क्यों फेल हुआ। पहला, द मिलिट्री सुपेरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश, सबको पता है, हमारे लोग डंडे से लड़ रहे थे, लाठी से लड़ने जा रहे थे और वहां से गोलियां आती थी, ठीक है, तो ये बात हमारी सही है। दूसरा, द रिबल डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, ये बात भी सही है, कोई इधर भाग रहा 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 है, एक साथ प्लान करके एक ही दिशा में सब लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा दूसरा भी सही है। तीसरा, देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये बात भी सही है। अब देखिए ये हमारा इंडिया है और इस इंडिया में कुछ लोग सामने सामने लड़ रहे हैं, ठीक है, तो बगल में ऐसे बहुत सारे लोग खड़े होके देख रहे थे कि देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। अगर भैया आपको भी पार्टिसिपेट करना है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसी वजह से ये जो थोड़े से हमारे सिपाही है वो मारे जाएंगे, और मारे जाने से क्या होगा, ये लोग सिर्फ इनको मारेंगे नहीं बल्कि ये लोग बाद में आपके ऊपर भी गवर्न करने रहेंगे, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा वाला रीजन था। तो हमें क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, और करेक्ट है तीनों के तीनों, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। नेट मीटरिंग, चलिए नेट मीटरिंग के बारे में बताना है आपको। क्या है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग, चलिए क्या है, तो कंटेक्स्ट था इसका ऑप्शन बी, देखिए, द बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे एड टू द ग्रिड। देखिए क्या होता है, आपको सबको पता है कि अभी हमारे देश में सोलर रूफटॉप को काफी प्रमोट किया जाता है। अब मान लीजिए एक हम यहाँ पे बना देते हैं खंबा, ठीक है, ऐसा कोई खंबा बना देते हैं, त्रिशूल नहीं है खंबा है, एक हम बना देते हैं मकान बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया घर हो गया, यहाँ पे एक खिड़की हो गई, यहाँ पे भी एक खिड़की हो गई, ठीक है, और उसके छत, जो ये छत है वहां पे क्या लगाया है, सोलर रूफटॉप लगाया। अब ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा पावर प्लांट है, ठीक है, इस पावर प्लांट से धुआं उठा रहे हैं, यहाँ से एक खंबा है, उस खंबे से बिजली आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से एक क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, तो बिजली यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आ रही है, और इस ट्रांसफार्मर में से यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, इस मीटर में एक लाइट जा रही है, और ये जो सोलर है उस सोलर से भी लाइट इस मीटर में आ रही है। अब क्या होगा, अब जब दिन का उजाला होगा तो दिन के उजाले में यहाँ पे सोलर पैनल लगी है, वहाँ पे आपकी लाइट जनरेट होगी, और सोलर पैनल लगने से लाइट जनरेट होगी तो घर अपना इस्तेमाल कर लेगा, और बाकी की जो लाइट है यह कहाँ पे डाल देगा, यहाँ पे इस मीटर के थ्रू वापिस जो ग्रिड है इस ग्रिड में डाल देगा,
ठीक है। और मान लीजिए कभी बारिश मौसम आ गई, ठीक है, या फिर नाइट का टाइम देख लो, तो नाइट में तो सोलर प्रोडक्शन होगा नहीं, ठीक है, वहां पे तो एनर्जी होगी नहीं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड में से यह हाउस होल्ड अपने जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है उतना यह इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी एक एक्सपोर्ट होगा और बाद में होगा इंपोर्ट, ठीक है। और जब भी आपके बिलिंग साइकिल आएगी तो बिलिंग साइकिल में देखा जाएगा कि एक महीने में इस बंदे ने कितने यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं और इस बंदे ने कितने यूनिट इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। और उसी के हिसाब से जोड़ तोड़ लगाएंगे। अगर प्लस होगा मतलब कि उन्होंने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया होगा तो जो ग्रिड वाले इस हाउस होल्ड को पैसा दे देंगे, और अगर उन्होंने एक्सपोर्ट के बदले इंपोर्ट ज़्यादा कर दिया होगा तो जो ज़्यादा एनर्जी, जितने ज़्यादा यूनिट उन्होंने परचेस किए हैं उनको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा एज अ फॉर्म ऑफ लाइट बिल। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, यही जो मीटर वाला कॉन्सेप्ट है, उसी को कहा जाता है नेट मीटरिंग, ठीक है। अब मुझे पता है कि आपको अच्छे से अभी नेट मीटरिंग पता चल जाएगा, तो यही है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। लास्ट 3 क्वेश्चन देखने हैं, देख लेते हैं। द G20 मेंबर रिप्रेजेंट, चलिए G20 हुआ है, सबको पता है। पहला, अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, यस, जीडीपी का कितना है 85%। अबाउट 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 50%, अरे भैया क्या बात कर रहे हो, 50% में हम 85% जीडीपी थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आएगा कितना 75%, ठीक है। आपने ऑलमोस्ट 25% कम डाला हुआ है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तीसरा, अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2/3 यानी कि ऑलमोस्ट 66.66% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, इस 20 देशों में रहती है। 20 देश मतलब 19 प्लस EU, ठीक है। और अब एक और याद रखना, उसमें क्या है, AU है, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन। तो तीसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है। क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा हमारा सी नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, 1 और 3 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। इन द कंटेक्स ऑफ शिपरेक टूरिज्म, चलिए बहुत ही बढ़िया सा MCQ BPSC ने पूछा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर हमारे व्यूअर्स में से 10 MCQ आप मतलब 10 लोग इस MCQ को अटेंड करना चाहेंगे तो उनमें से 5 लोगों से ज़्यादा यानी कि 50% लोगों से ज़्यादा यह सही नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यह रूटीन में रहता ही नहीं है, ठीक है। देख ले, इन द कंटेक्स्ट ऑफ शिपरेक टूरिज्म, शिपरेक इन इंडियन वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सुंची रीफ, अमीशोल्स एंड ग्रेनेड आइसलैंड, ठीक है। ग्रैंड आइसलैंड या ग्रेनेड आइसलैंड, जो भी आप बोलो। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, शिपरेक टूरिज्म मिल रहा है। अब कई लोग को यही नहीं पता होगा कि भैया ये शिपरेक टूरिज्म क्या है। देखिए, आपको पता होगा कि अभी समुंदर के नीचे एक टाइटेनिक नाम का एक जहाज था जो कि आपका क्या हो गया था, गिर गया था, ठीक है। 4 थे ना, हाँ। तो टाइटेनिक नाम के जहाज को देखने के लिए एक और सबमर्सिबल यहाँ पे गया था जिसमें 5 लोग थे, और वही 5 लोग कैसे हो गए, वहां पे मर गए, ठीक है। तो ये जो टूरिज्म था, इसी टूरिज्म को क्या कहते हैं, शिपरेक टूरिज्म कहते हैं। मतलब कि आपके जो भी एबंडर्ड, डूबे हुए ऐसे जो शिप होते हैं उसी को देखने के जाने का नया टूरिज्म निकला हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारे देश में देखा जाए तो हमारे देश में इन इंडियन वाटर्स सूची रीफ, अमीशोल और ग्रैंड आइसलैंड यह कहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी यह ऐसा देखा जाता है कि जो पुराने वाले हमारे शिप है उसको देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये कहाँ पे आया है, लक्षद्वीप में आया है, तमिलनाडु के कोस्ट में, ओडिशा के या गोवा में। चलिए बताइए क्या आएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, कोस्ट ऑफ द गोवा। गोवा के कोस्ट में यह आया हुआ है, ठीक है। चलिए एक और चीज याद रखना है, यहाँ पे सूची रीफ, अमीशोल और ग्रैंड आइसलैंड कहाँ पे आया है, तो कोस्ट ऑफ गोवा याद रखना है। चलिए लास्ट MCQ देख लेते हैं आज का। लिस्बन डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग था, क्या माउंटेन्स के रिगार्डिंग, उनको कंजर्व करना है, ओशंस के रिगार्डिंग, फ्रेश वाटर ग्लेशियर या फिर एयर। तो क्या आएगा सही आंसर भैया, लिस्बन डिक्लेरेशन। लिस्बन कहाँ पे आया है, आपको याद रखना है, लिस्बन कहाँ पे आया है, यूरोपियन यूनियन में आया हुआ है।
किसकी कैपिटल है यह, चलिए बता दीजिए। यह कैपिटल है पोर्टुगल की, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, ओशंस। चलिए तो ये थे हमारे आज के बीपीएससी के थोड़े बहुत एमसीक्यू। हमने ट्राई किया 26 एमसीक्यू देखने की, ठीक है। लेकिन यह हमारा जो पर्पस था इस वीडियो का कि आपको एक अंदाजा मिल पाए कि भैया यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एमसीक्यू काफ़ी सारे इकट्ठा होते जा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ही आते हैं एक बार प्रैक्टिस करना है और अपने जो भी वीक पॉइंट्स है उसको देख लेना है, ठीक है। चलिए ऐसे ही हमारे नए नए वीडियोस आते रहेंगे। आप सपोर्ट कीजिए हमें। काइरोस यूपीएससी हमारी यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है आईडी है, और अगर कोई सजेशन है तो kairosupsc@gmail पे आप हमें मेल भेज सकते हो, ठीक है। चलिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।